हमारे चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने विसर्ग संधि को जाना, विसर्ग का परिचय जाना। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सस जू सो रू यानी जो है ऋतु संधि का सूत्र। इस संधि को पढ़ने से पहले ये तो जान लें कि विसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में भी हमने समझाया है कि विसर्ग किसे कहते हैं, तो जिन बच्चों ने देख ली होगी उनको पता होगा। जिन्होंने नहीं देखी है उसके लिए भी रिवीजन है और जिन्होंने देख ली है उनका भी दोबारा से रिवीजन है। तो जान लो, ये जो लिखा हुआ राम के आगे जो दो ये बिंदु लगे हैं इसी को कहते हैं विसर्ग। ठीक है, और इसको पढ़ते कैसे हैं? रामः बालकः। अगर विसर्ग ना लगे होते तो हम कैसे पढ़ते? राम बालक। विसर्ग लगे हैं तो इसको पढ़ेंगे रामः बालकः। अब विसर्ग कहाँ पर आता है? तो विसर्ग कभी भी व्यंजन के बाद नहीं आता है, स्वर के बाद ही विसर्ग आता है। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये जो विसर्ग होता है, विसर्ग कहाँ पर आता है? व्यंजन के बाद नहीं आता। ठीक है, ये कहाँ आता है? स्वर के बाद ही आता है। अब स्वर मतलब जैसे का बोल रहे हैं, का बोला या राम बोला, माँ में आ है, उसी के ऊपर ये विसर्ग लगता है। ठीक है, तो फिर ये इस बिंदु को क्या कहते हैं भाई? इस बिंदु को आप बिंदी भी, अंक की बिंदी भी कहते हैं और इसको सही से अनुस्वार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है अनुस्वार और ये है विसर्ग। इतना आपने समझ लिया। इसको पढ़ेंगे हरिम भानुम और इसको पढ़ेंगे रामः और इसको पढ़ेंगे बालकः। जल्दी से जान लेते हैं स्वर संधि की परिभाषा। देखो, विसर्ग के बाद, विसर्ग मतलब ये जो दो बिंदु हैं, ठीक है, ये दो बिंदु को क्या कहते हैं? विसर्ग। इनके बाद अगर आ जाए स्वर, स्वर क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में, आ से नाल है ना, आ से आम, छोटी सी इमली, बड़ी से ईक, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब क्या है? ये है स्वर जिनकी बनती है मात्राएं, उनको स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या है? का खा गा घा, ठीक है, टा ठा टा ढा, चा छा चा झा, ये सब क्या है? ये सब है व्यंजन। ये तो सब आपने पढ़े ही होंगे, फिर भी ऐसे ही बता दिया। जैसे जो भी बच्चे छोटे होते हैं उनको नहीं पता होता है कि ये सब स्वर और व्यंजन क्या हैं। तो इस तरह से आपने जान लिया। विसर्ग के बाद क्या आएगा? विसर्ग के बाद आता है स्वर या व्यंजन। तो क्या हो जाता है? इन विसर्गों को, यानी विसर्ग में जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। छोटी छोटी सी बात है कि इन विसर्ग के सामने अगर आ से अनार आ जाए, आ से आम आ जाए, छोटी सी इमली आ जाए, बड़ी सी ईक आ जाए, ऊ से उल्लू आ जाए, ऊ से ऊन आ जाए, ठीक है, री से रीसी आ जाए, ये सब जो आ जाए, या फिर आ जाए का खा गा घा, टा ठा टा ढा, चा छा चा झा, इन सारे अक्षर जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो कोई आ जाए, वही इस जो विसर्ग होता है इनमें हो जाता है विकार। विकार मतलब परिवर्तन, परिवर्तन मतलब कोई बदलाव। तो उसी को जब ये क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ऋतु संधि, जिसका सूत्र है सस जू सो रू। ऋतु संधि का सूत्र होता है क्या? सस जू सो रू। तो आज इस वीडियो में हम यही जान लें कि भाई सस जू सो रू करता क्या है, क्योंकि सस जू सो रू करता है रू आदेश, इसीलिए इसकी जो संधि का नाम है वो है ऋतु संधि। अब ये सस जू सो रू से क्या होता है? रू आदेश कैसे होता है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए समझ लीजिए। जू सो रू करता क्या है? तो सस जू सो रू सूत्र के अनुसार क्या होता है? पदांत सकार और सजुस के शकार के स्थान पर रू आदेश होता है। तो ये आदेश होता कहाँ से है? तो भाई एक है जो व्याकरण शास्त्र के बहुत ही ज्ञाता हैं, पाणिनि, उनकी एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसमें ये सारे सूत्र लिखे हुए हैं। और जितनी भी संधियों के जितने भी नियम हम पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, तो ये सारे ही अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसमें जो सूत्र लिखे होते हैं, उन्हीं सूत्रों के अनुसार, उन्हीं के जो सूत्रों के नियम हैं उसी के हिसाब से ये सारी संधियां होती हैं। तो उन्हीं की जो एक पुस्तक है पाणिनि जी की अष्टाध्यायी, उसमें एक सूत्र है सस जू सो रू। तो सस जू सो रू सूत्र कहता है कि अगर पद के अंत में सा हो या सजुस हो तो उस सा को, मतलब कि इस सा को, ठीक है, इस सा को क्या हो जाए? रूह आदेश हो जाए, रू। अब यहां पर बहुत आसानी से आप समझ लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है कबिस, ठीक है, जो कबिस है पहले ये पद संज्ञा बनाने के लिए, इसको पदांत बनाने के लिए क्या होगा? इसके आगे लगा होगा सु। ठीक है, ये हम पूरा नहीं समझ रहे हैं क्योंकि
ये जो संस्कृत वाले बच्चे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके आगे होगा कवि सु, कवि धन सु। तो ये जो सु हो का ओ होगा, इसका हुआ होगा लोप। ठीक है, इसका होता है लोप, सु का लोप हुआ। अब सा को रू किससे होगा, रू आदेश हो जाएगा ससजूसो रू सूत्र से। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ससजूसो रू किसको रू आदेश करता है, पदांत को, जो पद हो। तो पद बनाने के लिए क्या होता है कि पहले पद बनाने के लिए एक ये जो शब्द बना होगा वो बना होगा कवि सु। ठीक है, इस तरह से ये होगा कवि सु। अब ये जो सा में जो ऊ है इसका हो गया होगा लोप। ठीक है, इसका लोप हुआ। अब क्या बचा, ये बचा कविस। ठीक है, तो कविस बचा। ये जो सा है इसको ध्यान से समझिए, जो सा है इसको क्या होगा, रू आदेश होगा। किस सूत्र से, ससजूसो रू। ससजूसो रू जो सूत्र है उसका काम ही ये है इस सा को रू कर देना। यहां तक समझ में आ गया। और अच्छी तरह से समझिए, जो कविस है पहले क्या होगा, इसका पहले क्या होगा, कवि सु होगा। ठीक है, सु में जो ऊ है उसका लोप हुआ होगा। ठीक है, और फिर हमारा ये पद मिला हमें कविस। तो इस सा का को रू आदेश हो गया। ठीक है, किस सूत्र से, ससजूसो रू से। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब सा को क्या आदेश हुआ, रू आदेश हो गया। ठीक है, मतलब उसका रूप बदल गया, सा का रूप बदला और किस में परिवर्तन हो गया, बदल गया, रू में। ठीक है, अब इसमें भी ऊ है, जैसे सु में ऊ था। ठीक है, सु में ऊ था, उसका भी लोप हुआ, सा बचा था। अब रा में भी ऊ है तो इसका भी लोप होगा, रा के ऊ का भी लोप होगा। और यहाँ पर ये बन जाएगा कबीरू से क्या बन जाएगा, कबीरा बन जाएगा। इसके ही बीच में एक सूत्र आता है खर वसानो विसर्जनीय। इस सूत्र को भी जानना बहुत जरूरी है। पिछली वीडियो में भी हमने बताया कि ये सूत्र क्या करते हैं, क्योंकि संधियों को समझना है तो आपको सूत्रों को समझना ही होगा। सूत्र क्या करते हैं अगर आपको पता चल गया तो आप संधि बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप रसोई में खाना बनाने जाते हैं और आपको पता है कि भाई जो मिर्च है वो इसका प्रयोग कैसे होता है, मिर्च क्या करती है, तीखापन लाती है, हल्दी पीलापन लाती है। ठीक है, और चाय की पत्ती से चाय बनती है। अगर आपको ये सब पता है तो आपको जो भी डिश वगैरह बनानी होगी वो आप आसानी से बना लेंगे। इसी तरह से संस्कृत में अगर आप सूत्रों का पता है कि सूत्र करते क्या हैं तो आप आसानी से संधि बना लेंगे। जैसे आपने सस जू रू को जान लिया कि सस जू रू क्या करता है, पदांत में जो सा होता है उसको रू आदेश कर देता है। अब रू आदेश करा, ऊ का लोप होगा, ऊ का लोप होगा तो क्या होगा, रा बचेगा। रा जो हो बचा ये रा बचा, इसको रेफ कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। अब इसको विसर्ग कैसे बनेगा, क्या ये रेफ ही रह जाएगा। मतलब जब हम पढ़ रहे हैं कि विसर्ग संधि तो इसमें विसर्ग ये कैसे होगा ये जानेंगे। उसको जानने के लिए हम सूत्र को जानेंगे खर वसानो विसर्जनीय, कि ये सूत्र क्या करता है इसको भी जान ले पहले। जो खर प्रत्याहार होते हैं, अगर आपको पता है कि खर प्रत्याहार क्या होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछली वीडियो में बताएं। देखिए, खर प्रत्याहार होते हैं पहला और दूसरा जो वर्ग हैं आपके, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, उसका पहला और दूसरा अक्षर। देखिए, कवर्ग का पहला और दूसरा अक्षर काखा है, चवर्ग का चाछा है, टवर का टाठा है, पवर का पाफा है और ये तीनों ही शा शा शा, ये कहलाते हैं खर प्रत्याहार। अगर ये हो या फिर इसका अवसान हो, अवसान मतलब कोई आगे कोई वर्ण ही ना हो, कोई शब्द ही ना हो, पूर्ण विराम हो, तो भाई रा को क्या हो जाए, विसर्ग हो जाए। तो जैसे कबीर है, कबीर को आगे ये इस तरह से विसर्ग होकर के रूप बन जाएगा। इसके अब कबीर अकेला बचा हुआ यहाँ पे, इसके आगे कोई भी यहाँ पर ना वर्ण है ना कोई खर प्रत्याहार का कोई अक्षर है, वर्ण है, शब्द है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ अवसान है, इसको कहते हैं अवसान, मतलब खाली, कुछ भी नहीं, पूर्ण विराम। तो खर वसानो विसर्जनीय सूत्र कहता है कि या तो खर प्रत्याहार हो या अवसान हो तो ही क्या हो, विसर्ग हो।
अब यहाँ पर तो अवसान हो गया, तो इस रा को क्या हो जाएगा भाई, विसर्ग हो जाएगा और हमारा जो है ये शब्द ये बन जाएगा कवि। अब आपको समझ में आ गया सस जू सो रू करता क्या है, इस सा को रू आदेश करता है और इस रू का जो उ है उसका लोप हो जाता है और क्या बचता है, फिर रा बचता है शेष। और जो रा बचता है उसके आगे अगर अवसान है, खर प्रत्याहार का कोई वर्ण नहीं है, तो भाई क्या बन जाता है, इस रा का विसर्ग बन जाता है। इसीलिए क्या बना, ये कवि रूप बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कवि बना। आगे जानते हैं कि अगर ये आता रामस खादती, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये सस जू सो रू सूत्र से क्या कर देगा, रू आदेश करेगा इस सा को। ठीक है, उस ऊ का हो जाएगा लोप और क्या बचेगा, इस सा का रा हो जाएगा। ठीक है, अब इस रा का विसर्ग क्यों होगा, क्यों ये रामा खादती बना, क्योंकि यहाँ पर आ गया है खा, और खा क्या है, खर प्रत्याहार है। खर प्रत्याहार मतलब कवर्ग का दूसरा अक्षर है, तो इसीलिए पहले सस जू सो रू से सा हुआ, सा को रू हुआ, रू के ऊ का लोप हुआ तो रा बचा, और रा को क्योंकि खर प्रत्याहार है यहाँ पर तो ये विसर्ग हो गया। बहुत ही आसान है ये संधि। सो रू सूत्र को आपने जान लिया है तो बहुत ही आसानी से आप ये संधि समझ सकते हैं। आपने जान लिया है कि सस जू सो रू क्या करता है, सा को रू आदेश करता है। ठीक है, रू आदेश करता है और इस रू का हो जाता है लोप, तो क्या बचता है, रा। अब रा बचता है तो उसके आगे हम देखते हैं कि कोई खर प्रत्याहार तो नहीं है, तो हमने देखा कि खर प्रत्याहार है, पा आया है ना, तो इसमें ये जो रा है वो हमारे विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा और हमारा वाक्य बनेगा क्या, राम पठती। और इसी तरह से देखिए सजुस को देख लीजिए, ये जो सा है इस सा को भी रू आदेश हुआ, ऊ का लोप हुआ और ये रा बचा और रा को क्या हो गया, विसर्ग हो गया। हमने ये जान लिया कि जो ये विसर्ग होते हैं ये हमें सा के रूप में भी दिखाई देते हैं और रा के रूप में भी दिखाई देता है विसर्ग, यानी सा ही विसर्ग है और रा जो रेफ है वो भी विसर्ग है। पर इसी तरह से यहाँ पर देखिए पुनस होगा, पुनस सा का रू आदेश हुआ और ऊ का लोप हुआ, ऊ का लोप हो करके रा बचा और आगे अवसान है, कोई दूसरा अक्षर वर्ण है नहीं, तो इस र का क्या हुआ, यहाँ पर विसर्ग बन गए। इसी तरह उच्चेर, इस रा को भी यहाँ पर विसर्ग हुए, इस रा को भी विसर्ग हुए और इस रा को भी विसर्ग हुए। तो कक्षा 11 और 12 की किताब में आपको ये मिलेगा ऋतु संधि लिखा हुआ और सूत्र होगा सस जू सो रू, और इस पा का मतलब है पाणिनि, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसका जो सूत्र होगा 66। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है और खरवर्षाणु सूत्र ये भी उसकी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, दोनों ही सूत्र के बारे में बताया है। कि अब यहाँ पर आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक से समझा है तो ये जो इसकी परिभाषा है वो आप समझ ही लेंगे। ये कहता है कि पदांत सा, यानी कि पद के अंत में जो सा हो, जैसे कविस, ठीक है, ये कविस शब्द था तो इसके जो है लास्ट में जो सा हो यानी सा हो, और जो सजुस हो, जैसे अभी हमने सजुस को जाना या सजुस हो, तो उन सा के स्थान पर क्या हो जाए, रू आदेश हो जाता है ना, और जो ऊ है ऊ का लोप हो जाता है तो रा बचता है, और इस रा के बाद कोई खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, यानी कवर का पहला दूसरा, चवर का पहला दूसरा, इसी तरह से खर प्रत्याहार आपने जाने लिया कि क्या होंगे, तो ठीक है, कोई भी वर्ण हो तो उस रा का विसर्ग हो जाता है। ठीक है, जैसे रामस पट्टी, फिर रामर पट्टी बना, फिर रामा पट्टी बना। एक और उदाहरण जान लीजिए, जैसे हमने पढ़ा कि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए। अब यहाँ पर देखिए स्वर को देख लीजिए, अब ये होगा कविस, कविस रहा होगा, ठीक है, सा को रू आदेश हुआ, अब रू आदेश होगा तो ऊ का लोप होगा, ठीक है, और ये बन जाएगा कविर अयम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई खर प्रत्याहार नहीं है और अवसान नहीं है, ठीक है, अवसान का मतलब यहाँ पर अयम भी लिखा हुआ है लेकिन खर प्रत्याहार नहीं है, आ आया है, तो ये जो आ है वो रा में चला जाएगा और ये जो शब्द मिलेगा हमारा कवि, ये कबीर यम। तो कवि विकल्प में अगर ये कबीर अयम आता है लिख करके आपसे पूछा जाए कि इसमें ऋतु संधि है या, तो आप जान लेंगे कि ये इसमें ऋतु संधि है। अगर ऋतु संधि का ऑप्शन नहीं आता है, विकल्प नहीं आता है और इसमें लिखा होता है कि इसमें विसर्ग संधि है, तो आप लिख देंगे कि इसमें विसर्ग संधि है। ये कैसे कैसे बना, देखिए कभी सु होगा पहले, है ना, इस सु को क्या हुआ, ऊ का लोप होगा, फिर ये सा होगा,
कभी अयम, फिर सा का रू आदेश होगा, फिर ऊ का लोप होगा। जैसे और उदाहरण देखिए, जैसे गौस अयम, यहाँ पर जो सा है उसको सा को क्या हुआ होगा, रू आदेश हुआ होगा, और जो रू है वो ऊ का लोप हुआ और सा बचा। फिर सा का फिर क्या हुआ, रू आदेश हुआ, रू को का ऊ का फिर लोप हुआ और रा बचा, और इसके आगे है अयम, तो ये जो आ है वो इस रा में चला जाएगा और गौर अयम बचा। अब आप सोच रहे होंगे कि रू का जो ऊ होता है वो लोप क्यों होता है, तो भाई ये जो है अभी बताया कि ये पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें सारे सूत्र लिखे हुए हैं, सारे सूत्रों के नियम के अनुसार कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो उसमें लिखा है कि अगर सा में ऊ हो तो भाई ऊ का लोप हो, तो उसी के नियम के तहत इसमें सा का जो रू होता है तो उसका भी लोप हो जाता है, और जब सा को रू आदेश होता है और उसमें जो ऊ होता है तो उसका भी लोप हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि होता क्या है, सस जू शुरू करता क्या है। सस जू शुरू पहले क्या करता है, पहले सु करता है, फिर इस ऊ का लोप करता है, फिर उसको सा हो जाता है, फिर इस सा को भी क्या होता है, इसको भी रू आदेश होता है, और इस रू को भी क्या होता है, लोप हो जाता है, और फिर क्या बचता है, फिर ये रा बचता है। अब हम इस रा को ये देखते हैं कि अगर कोई स्वर है यहाँ पर, यानी कि खर प्रत्याहार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये गोरम में नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई खर प्रत्याहार होता तो या अवसान होता तो इस रा का विसर्ग हो जाता। बस इतनी सी कहानी है सस जू शुरू की। अगर आपने सही से सुन लिया है तो ये संधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ऋतु संधि, और जो उसका सूत्र है सस जू सो रू। ठीक है, सस जू सो रू, कोई पूछे क्या करता है तो रू आदेश करता है। कैसे करता है, सस जू सो रू, किसी पद को, पद के अंत में जो सा होता है उसको रू आदेश होता है, रू के ऊ का भी लोप हो जाता है, फिर सा बचता है, सा को सस जू सो रू क्या कर देता है, रू आदेश कर देता है, रा का ऊ का लोप हो जाता है, रा बचता है। जब रा बचता है तो हम ये देखते हैं कि खर प्रत्याहार है, ये तो रा का विसर्ग हो जाता है, या दूसरा कंडीशन ये देखते हैं कि कोई अवसान है, यानी कुछ आगे वर्ण है ही नहीं, पूर्ण विराम है, तब भी विसर्ग हो जाता है। लेकिन अगर स्वर है, खर स्वर है या खर जो प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, ठीक है, अवसान नहीं है, तो विसर्ग नहीं बनता और वो स्वर जो है उस रा में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर मिला गौरियम, ये रा आ में, ये आ जो है ये रा में मिल गया और गौरियम मिल गया। अब है आपके लिए ये गृह कार्य, आप इसकी संधि करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए निस धन दे। ठीक है, इसको बताइए कि इसकी संधि क्या होगी। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को देख करके अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचे और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित ना रहें। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना।